नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एबीपी गंगा देख रहे हैं, आपके साथ मैं हर्षा शर्मा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आज से 13 जून तक वाराणसी में G20 की बैठक होने जा रही है और ये मीटिंग डेवलपमेंट मिनिस्टर्स की होगी। इस मीटिंग में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 2 दिवसीय दौरे पर आज दोपहर लगभग 12 बजे वाराणसी पहुंचेंगे। पहले सीएम योगी टिफिन बैठक में शामिल होंगे और इसके बाद G20 समिट में जो मेहमान आए हैं उनके साथ डिनर करेंगे। रात्रि भोज में G20 की मीटिंग में शामिल होने 40 से अधिक मंत्री शामिल होंगे और इनके साथ ही 60 विदेश प्रतिनिधियों और 100 से अधिक विदेशी पत्रकार भी इसमें शामिल होंगे। और वाराणसी में इससे पहले अप्रैल में भी G20 की बैठक हुई थी। तो G20 के डेवलपमेंट मिनिस्टर्स की आज मीटिंग होने वाली है। आज से लेकर 13 जून तक मंत्रियों की बैठक होगी, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। पहले टिफिन पर चर्चा में शामिल होंगे और उसके बाद समिट में आए मेहमानों के साथ आज रात्रि भोज सीएम योगी करने वाले हैं। आपको बता दें कि वाराणसी में इससे पहले भी अप्रैल में G20 की बैठक हुई थी, जिसमें तमाम मेहमान आए थे। और अब बात सपा के हिंदुत्व फॉर्मूले की, जिस लाइन पर चलकर भाजपा ने 2014, 2017, 2019 और 2022 में जीत का परचम लहराया, अब उसी लाइन पर आगे बढ़ अखिलेश यूपी की हवा बदलने निकले हैं। अखिलेश यादव ने तपस्वियों की सबसे बड़ी धरती नैमिषारण्य पर न सिर्फ 2 दिन तक अपने कार्यकर्ताओं और प्रभारियों को जीत का मंत्र दिया, बल्कि हवन पूजन करके ये संदेश दे दिया कि जिसे सपा का सॉफ्ट हिंदुत्व समझा जा रहा है वो सपा का सबसे हार्ड हथियार है, क्योंकि अब इसी लाइन पर सपा भाजपा को टक्कर देने वाली है। और कल अखिलेश यादव ने कहा कि हमें सॉफ्ट नहीं हार्ड होने की जरूरत है। सॉफ्ट होंगे तो मारे जाओगे, हार्ड होगे तो मार भगाओगे। तो नैमिषारण्य में सॉफ्ट हिंदुत्व पर बोले अखिलेश यादव, हमें सॉफ्ट नहीं हार्ड होने की जरूरत है। और साथ ही सॉफ्ट होगे तो मारे जाओगे, हार्ड होगे तो मार भगाओगे। तो कल नैमिषारण्य में सपा के प्रशिक्षण शिविर का समापन था, जिसमें अखिलेश यादव ने संबोधन किया और साथ ही आपको बता दें कि हवन पूजन भी किया। दो दिन का ये आयोजन था नैमिषारण्य की धरती पर, जहां पर 2 दिन तक प्रशिक्षण शिविर चला है। सभी मंत्रियों को यहां पर प्रशिक्षण दिया गया आगामी चुनावों को लेकर। और ऐसे में पहलवानों के आरोपों में घिरे बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह आज रैली के जरिए शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी सांसद आज गोंडा के बालपुर में रैली करेंगे। सांसद बृजभूषण सिंह ने ट्वीट के जरिए बैनर पोस्ट किया और लिखा कि मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर विशाल रैली का आयोजन किया जा रहा है। लेकिन चर्चा है कि अयोध्या में जनचेतना रैली की अनुमति नहीं मिलने के बाद आज बृजभूषण सिंह इस रैली के माध्यम से शक्ति प्रदर्शन भी करने वाले हैं। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर ये रैली होने वाली है और साथ ही यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन भी किया जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले एक रैली के माध्यम से शक्ति प्रदर्शन करने वाले थे बृजभूषण सिंह, लेकिन उसकी अनुमति नहीं मिल पाई थी। और आज इसी रैली में उपलब्धियां गिनाने के साथ ही यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन भी किया जाएगा। मुरादाबाद में बुर्के वाली महिला से बदसलूकी का मामला सामने आया है। आरोपी युवक पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। आरोपी युवक की तलाश में लगातार पुलिस दबिश दे रही है। बाइक सवार लड़के लड़की को रोकने का यहाँ पर आरोप है। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी आया है, जो कि लगातार वायरल हो रहा है। तो मुरादाबाद में बुर्के वाली महिला थी जिससे बदसलूकी यहाँ पर की गई है। देखिए वीडियो पे हम आपको दिखा रहे हैं। आरोपी युवक पर पुलिस ने हालांकि अब केस दर्ज कर लिया है। युवक की तलाश में पुलिस लगातार दबिश भी दे रही है। देखिए किस तरीके से बुर्के वाली महिला से यहाँ पर बाइक सवार ने उसे रोककर बदसलूकी की है। और आपको बता दें कि ये पूरा वीडियो भी सामने आया, जो कि लगातार अब वायरल हो रहा है, जिसके आधार पर यहाँ पर पुलिस पूरी आगे की जांच पड़ताल में जुटी है। देखिए किस तरीके से बदसलूकी यहाँ पर महिला से की जा रही है। बुर्के में महिला थी और यहाँ पे जो युवक था, कहा सुनी यहाँ पर देखा जा सकता है किस तरह दोनों के बीच हो रही है। बाइक को रुकवाने के बाद कहा सुनी में ये मामला तब्दील हुआ और देखिए किस तरीके से तमाम सवाल यहाँ पर पूछे जा रहे हैं।
दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और देखिए किस तरीके से बुर्के में ये महिला थी। आपको आज के मोहल्ले चलना है। बाइक पर सवार एक लड़का और लड़की बाइक पर सवार थे, जिसमें से महिलाएं ये थी जिन्हें रुकवाया गया और तमाम तरह के सवाल। ये देखिए किस तरीके से बदसलूकी यहाँ पर की गई है। हद हो गई भैया, पहले पूरा हाँ बात कराओ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं करा दूंगा। मोहल्ले का और भैया को भी पकड़ सकती हो, मुसलमान भी तो भैया बना सकती हो किसी को। घर से आ रहा था, घर से मैं कब से देख रहा हूँ, फाटक से देखता आ रहा हूँ आपको, मैं आपका पीछा कर रहा हूँ फाटक से। मैं बताइए कुछ गलत देखा वीडियो में? कुछ बराबर बात करता आ रहा है, वो हंसता हुआ था आपका। कैसी बात कर रही है आप? 10 बार वीडियो बनाई है मैंने आपकी। मतलब कुछ और? अरे आप लोग ये बताओ तुम। हाँ बात कराओ, पहले मेरी लाओ, बात कराओ। कौन है भाई आपकी? कौन ही है? ये दोस्त है। अच्छा अरे घर जानता हूँ, भाड़ में जाए घर। एक इस तरह का वीडियो कल थाना कोतवाली क्षेत्र का सोशल मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया था, जिसमें एक लड़की अपने किसी लड़के के साथ में बाइक से कहीं जा रही थी। कुछ किसी व्यक्ति के द्वारा उसके पीछे से वीडियो बनाई गई थी और आगे जाके उसको रोका गया था और उसके साथ में दुर्व्यवहार किया गया था। इस संबंध में एक लिखित शिकायत हमको बाद में प्राप्त हुई है और उस पर अभियोग पंजीकृत करके इसमें कार्रवाई की जा रही है। जल्दी ही जो व्यक्ति जिसने अभद्रता की थी उसकी गिरफ्तारी करके और उसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। और एक बार फिर महिला पहलवानों के तेवर बृजभूषण सिंह को लेकर कड़े नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब महिला पहलवानों ने सरकार को 15 जून तक का अल्टीमेटम दिया और कहा कि अगर बृजभूषण के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो फिर बड़ी लड़ाई होगी। उधर बृजभूषण सिंह भी अपनी ताकत दिखाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। पहलवानों ने फिर भरी हुंकार, बृजभूषण पर सीधा प्रहार। नहीं झुकेंगे पहलवान, 15 जून के बाद आएगा तूफान। कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण और महिला पहलवानों के बीच छिड़ी जंग एक बार फिर तेज होती नजर आ रही है, क्योंकि हरियाणा के सोनीपत से महिला पहलवानों ने आर पार की लड़ाई के संकेत देते हुए बृजभूषण पर सरकार को 15 जून का अल्टीमेटम दिया है और साफ साफ कह दिया है कि अगर बृजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हुई तो लड़ाई बड़ी छिड़ जाएगी। शुरुआत दिन से हम ये बोल रहे हैं कि गिरफ्तारी होनी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए। अगर वो बाहर रहेगा तो डर का माहौल रहेगा। पोस्को की लड़की के बयान बदल चुके हैं। पहले दिन से चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं अगर अंदर होगा, पुलिस कस्टडी में होगा तो प्रेशर नहीं बना पाएगा किसी पे भी। तो शुरुआत से यही है, पहले अरेस्ट करो देन इन्वेस्टिगेशन करो, वरना तो धीरे धीरे वही कल विनेश ने भी ट्वीट किया है, धीरे धीरे लड़कियां टूट जाएंगी। ये सारी बातें आप सब तक पहुंच जाएंगी। अगर कोई आपका फैसला हो तो आप हमें बता दीजिए। अगर सरकार 15 तारीख तक, हमने अपने खाप चौधरी ने भी यही बोला कि 15 तारीख तक हम जो खिलाड़ी बात करके आए हैं उन पे हम बिल्कुल उनके साथ है, और अगर उस पर कोई कठोर फैसला नहीं लिया जाता तो हम खिलाड़ियों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। महिला पहलवानों ने 15 जून तक बृजभूषण के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने, 30 जून तक कुश्ती संघ के अध्यक्ष का चुनाव कराने की भी बात कही है। बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर के पहलवान लगातार हमलावर हैं। अगर बात करें तो बीते दिनों खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ मुलाकात के दौरान भी पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग की थी, जिसके बाद खेल मंत्री ने साफ तौर पे कहा था कि निष्पक्ष जांच चल रही है, लेकिन पहलवानों ने कहा था कि जांच में तेजी लाई जाए। जिसके बाद खेल मंत्री ने साफ तौर पर कहा था कि 15 जून तक दिल्ली पुलिस अपनी चार्जशीट फाइल कर देगी। आज पहलवानों ने अपनी उसी बात को दोहराया और साफ तौर पर कहा कि अगर 15 जून तक बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर जो आरोप लगे हैं उसको लेकर के दिल्ली पुलिस चार्जशीट फाइल नहीं करती है तो उसके बाद फिर पहलवान आंदोलन करेंगे। लेकिन जहां एक तरफ तैयारी महिला पहलवान कर रही हैं, वहीं बृजभूषण शरण भी अपनी ताकत दिखाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि 5 जून को अयोध्या में जन चेतना रैली रद्द होने के बाद अब 11 जून को बृजभूषण अपने संसदीय क्षेत्र कैसरगंज में एक बड़ी जनसभा करने वाले हैं, जिसमें 50,000 से 1 लाख तक की भीड़ जुटाने की बात कही जा रही है। हालांकि ये बैठक मोदी सरकार के 9 साल के काम को लेकर है, लेकिन जिस तरह की तैयारी इस बैठक को लेकर हो रही है उसे बृजभूषण के शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। और लोकसभा क्षेत्र की 5 विधानसभा क्षेत्र में जो बूथ समिति है भारतीय जनता पार्टी के संगठन की, वो पूरी की पूरी समिति आएगी और लगभग इसमें 50,000 से अधिक संख्या जो लिस्टेड कार्यकर्ताओं की है एक लोकसभा में वो रहेगी, और उसके साथ समर्थकों की संख्या रहेगी। 1 लाख से ऊपर की ये रैली होने वाली है। जनसभा का उद्देश्य भले ही केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने का हो, लेकिन बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह अपनी ताकत को यहाँ दिखाएंगे और जिस तरीके से उनके निजी महाविद्यालय में
कार्यक्रम को लेकर तैयारियां चल रही। जिस तरीके से यहाँ पर जो रघुराज शरण सिंह महाविद्यालय है, यहाँ पर लगातार जो है मंच बनाए जा रहे हैं। मतलब दोनों तरफ से अपनी ताकत दिखाई जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बृजभूषण शरण के पास ये ताकत कहां से आ रही है, क्योंकि एक दिन पहले पुलिस एक महिला पहलवान को लेकर क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए दिल्ली में कुश्ती संघ के दफ्तर पहुंची थी। वहीं उससे पहले इंटरनेशनल रेफरी जगबीर सिंह ने भी दिल्ली पुलिस के सामने बृजभूषण के खिलाफ गवाही दी थी। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या अगले 5 दिन में कुछ बड़ा होने वाला है। दिल्ली से अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा। गोंडा में कल भाजपा के संयुक्त मोर्चा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी शामिल हुए और इसी दौरान बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह ने दावा किया कि वो देवी पाटन मंडल में भाजपा की ही जीत दर्ज करवा के रहेंगे। गोंडा में भाजपा का संयुक्त मोर्चा सम्मेलन, जिसमें बृजभूषण सिंह शामिल हुए थे और यहां पर जीत का दावा करते हुए नजर आए। अध्यक्ष जी को पूरे मंडल की तरफ से हम लोग आश्वस्त करना चाहते हैं कि आपके नेतृत्व में झंडा देवी पाटन मंडल का बुलंद रहेगा। बोलो भारत माता की जय, जय श्री राम। उमेशपाल हत्याकांड से जुड़े गुड्डू मुस्लिम की तलाश के लिए एसटीएफ ने फिर तैयारी की है और इस बार उसकी लोकेशन बिहार में मिली है। उमेशपाल की हत्या के 4 महीने बीतने के बाद भी 5 लाख के नामी बमबाज गुड्डू मुस्लिम का सुराग पुलिस को नहीं लग सका है और ऐसे में उसकी तलाश में पुलिस ने बिहार, पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों से लेकर नेपाल तक खाक छानी, लेकिन उसका पता नहीं चल पाया। एसटीएफ अब एक बार फिर से उसकी खोजबीन के लिए टीम गठित कर कई राज्यों में भेजी जा रही है। तो लगातार यहाँ पर खोजबीन जारी है। बिहार में इस वक्त गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन मिली। और वही लखीमपुर के दुधवा टाइगर रिजर्व में बाघों की मौत ने सरकार की टेंशन बढ़ा दी है और सरकार ने बाघों की मौत पर जांच बैठा दी, क्योंकि सवाल इस बात का है कि जब बाघों को खाने के लिए भरपूर खाना दिया जा रहा है तो क्यों बाघों के पेट खाली हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में 1.5 महीने के अंदर 4 बाघ और 1 तेंदुए की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। खुद सीएम योगी मामले पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने वन मंत्री अरुण सक्सेना को लखीमपुर भेजा था और कहा था कि बाघों की मौत की जांच कर तुरंत कार्रवाई की जाए। जिसके बाद वन मंत्री अरुण सक्सेना शुक्रवार रात को ही लखीमपुर पहुंच गए और शनिवार को मामले का संज्ञान लेते हुए इसकी जाँच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बना दी है, जो 15 दिन के भीतर इसकी रिपोर्ट सौंपेगी। ऐसी उम्मीद है कि किसी और एनिमल से उसके सर पे पंजा की चोट लगी या कोई भी चोट लगी और वो एनिमल पैर में भी चोट आई, जिसकी वजह से एनिमल गिर गया और वो पानी तक पीने नहीं जा सका, वो बाद में मर गया। और जब मर गया तो जो जख्म था उस पर कीड़े पड़ गए। कोई भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। सबसे पहले 21 अप्रैल को एक बाघ का शव मिला था, जिसके पेट में किसी जानवर की हड्डी फंसी थी, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई थी। 29 मई को बाघों के आपसी संघर्ष में एक बाघ की मौत हुई, जिसके बाद 3 जून को एक और बाघ का शव मिला, जिसके दांत टूटे थे, पंजे घिसे हुए थे, पेट खाली था। वहीं 9 जून को एक और बाघ का शव मिला, जिसके सिर पर चोट लगी थी, लेकिन जब पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि उसका पेट खाली था, उसमें कीड़े पड़े हुए थे। 1.5 महीने के अंदर 4 बाघों की मौत से सनसनी मच गई। अलग अलग तारीखों में अलग अलग बाघ के शव पाए जाने से सीएम ने सख्त नाराजगी जाहिर की। सीएम ने तुरंत जो है वन विभाग के वन मंत्री को भेजा लखीमपुर खीरी में। दुधवा नेशनल पार्क में पहुंचकर वन मंत्री ने कई अधिकारियों से बातचीत की। आपको बता दें कि लखीमपुर के दुधवा टाइगर रिजर्व में बाघों को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, लेकिन जिस तरह से बीते 2 महीनों के भीतर 4 बाघों की मौत हुई है, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या बाघों के लिए खाने का इंतजाम नहीं हो पा रहा है, और अगर हो रहा है तो उनका खाना कौन खा जा रहा है? क्योंकि वन विभाग का दावा है कि खाने की कोई कमी नहीं है, लेकिन जिस तरह से 9 जून को बाघ की मौत हुई और उसका पेट खाली मिला, उससे कई सवाल खड़े हो गए। लखीमपुर खीरी से नवीन अवस्थी, एबीपी गंगा। और आज रामलीला मैदान में केजरीवाल की महारैली होने जा रही है और ये रैली केंद्र सरकार की ओर से लाए गए अध्यादेश के खिलाफ हो रही है। आम आदमी पार्टी की इस रैली के जरिए जन समर्थन जुटाने के साथ साथ शक्ति प्रदर्शन की भी है। इसमें पूरी दिल्ली से करीब 1 लाख लोगों को पार्टी जुटाने की कोशिश करेगी। महारैली को आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान के अलावा दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री और आपके अन्य वरिष्ठ नेता भी संबोधित करेंगे।
जन समर्थन जुटाने की कोशिश में है केजरीवाल। और वही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आधी रात से यात्रियों की आवाजाही रोक दी गई और अब यह आम लोगों के लिए 25 जून की आधी रात से ही खुलेगा। दरअसल एक्सप्रेसवे पर बनी एयरस्ट्रिप की रिपेयरिंग का काम वहां पर चालू है, जिसको देखते हुए ये फैसला लिया गया और इसके चलते आवागमन के लिए रूट डायवर्जन किया गया और यात्रियों को इसी डायवर्जन मार्ग का प्रयोग करना होगा। तो रिपेयरिंग का काम वहां पर लगातार जारी है, जिसके चलते यहां पर रूट को डाइवर्ट किया गया और आपको बता दें कि 25 जून तक यहां पर ये रूट बंद रहने वाला है। झांसी में सपा के पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव के खिलाफ कार्रवाई जारी है। पुलिस ने पूर्व सपा विधायक की पत्नी की करीब 1.5 करोड़ की संपत्ति कुर्क की, जबकि उनके साले की करीब 6.25 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया गया और इससे पहले भी पूर्व सपा विधायक दीपनारायण सिंह यादव की करीब 900 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया जा चुका है। तो लगातार यहां पर कार्रवाई जारी है। पूर्व विधायक की पत्नी की 1.5 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया गया है और ऐसे में 6.25 लाख की संपत्ति को पहले ही कुर्क किया जा चुका है। क्षेत्र में है और ये सिपरी बाजार थाना अंतर्गत आता है। ये 14/1 की कार्रवाई में जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिए गए आदेश के क्रम में कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। इसमें अनिल कुमार यादव, उनकी जो ज़मीन है उसका लगभग 5 करोड़ 78 लाख की जो ये प्रॉपर्टी है उसको कुर्क कर रहे हैं और एक कुर्की और आदेश प्राप्त हुए हैं जो 1 करोड़ 55 लाख का है, जो मीरा यादव के नाम से है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पेपर लीक प्रकरण के बाद आज दूसरी परीक्षा होने जा रही है। वन दारोगा के रिक्त पदों की भर्ती के लिए ये परीक्षा उत्तराखंड के 8 जिलों में कुल 139 केंद्रों पर होगी, जिनमें करीब 52,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। शामिल परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन, घड़ी, ब्लूटूथ जैसी चीजें ले जाने पर यहाँ पर रोक लगा दी गई। तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम। पेपर लीक मामले में के बाद यहां पर दूसरी बार यह परीक्षा होने जा रही है। देहरादून में बेरोजगार युवा एक बार फिर से सड़क पर उतर आए हैं। बेरोजगार युवा गांधी पार्क के बाहर धरने पर बैठ गए। युवा मांग रहे हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं में हो रही धांधली की सीबीआई से जांच करवाई जाए और ऐसे में युवाओं के प्रदर्शन को लेकर गांधी पार्क के बाहर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। हालांकि यहां पर धारा 144 लागू है, ऐसे में यहां पर भीड़ जुटाने की इजाजत नहीं है। कुछ महीने पहले भी यहीं पर बेरोजगार युवाओं ने प्रदर्शन किया था, जिन्हें पुलिस ने युवाओं पर लाठीचार्ज भी कर दिया था। देखिए किस तरीके से प्रदर्शन वहां पर लगातार जारी है। ये चेताना चाह रहे थे, सरकार के कानों तक ये बात पहुंचाना चाह रहे थे कि हम हटे नहीं हैं, हम डटे हैं। हम ये बात पहुंचाना चाह रहे थे कि आपने जो वादा किया था, आपके साथ जो हमने मांगे अपने आपके सम्मुख मांगे रखी थी, उन मांगों को आपने पूरा नहीं किया है। इसलिए हमने आज सांकेतिक धरने के लिए यहाँ आह्वान किया था, परंतु प्रशासन की लापरवाही के कारण और प्रशासन ने जिस प्रकार से बच्चों को डराने का काम किया है, कल पुलिस फोर्स भेजकर तमाम कोचिंगों में, तमाम लाइब्रेरियों में बच्चों को डराया गया कि किस प्रकार से तुम पर मुकदमेबाजी कर देंगे, तुम पर कार्रवाई करेंगे, इसलिए बच्चों को डराया गया। बरेली के इज्जतनगर रेलवे स्टेशन पर रेस्टोरेंट और रेल कैफे शुरू हो गया। सांसद संतोष गंगवार ने रेल कैफे का उद्घाटन किया और इस मौके पर रेल कैफे में जनप्रतिनिधियों ने स्वादिष्ट भोजन का लुत्फ उठाया। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बरेली को एक नई सौगात मिली। रेस्टोरेंट के संचालन का जिम्मा निजी कंपनी डिलीशियस फूड्स को सौंपा गया। रेस्टोरेंट में 2 ब्लॉक बनाए गए हैं। एक ब्लॉक में बर्थडे, किटी पार्टी की व्यवस्था होगी और दूसरे ब्लॉक में कॉफी शॉप, टी शॉप और रेस्टोरेंट चलेगा। पहला ब्लॉक सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक चलने वाला है और दूसरा ब्लॉक में 24 घंटे खाने पीने की सुविधाएं उपलब्ध रहने वाली। जो रेलवे ये है, रेल कोच जो है, रेल कैफ़े, सो ये एक टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस है बरेली में। ऐसा इससे पहले नहीं हुआ। इनफैक्ट यूपी में भी, जहाँ तक कि मुझे पता है, यूपी में भी ऐसा कुछ नहीं खुला है। सो ये बरेली वासियों के लिए बहुत ही नया एक्सपीरियंस है और जो है इसमें मैं बैठी हूँ तो इसमें बैठ के ऐसा लग रहा है कि मैं रेल में ही बैठ के जो है खा रही हूँ और यहाँ पे ये जो स्टेशन है, मतलब जो इसकी फीलिंग ही अलग है।
स्मार्ट सिटी बरेली हो रहा है और इसमें लगातार ऐसी उपलब्धियां आ रही हैं जो बरेली के लिए बहुत अच्छी, यहाँ की जो पब्लिक है उसको बहुत सारी सुविधाएं मिल रही हैं। जो लोग सोचते थे कि हम शायद दिल्ली से राजस्थान वाली ट्रेन में बैठेंगे कभी, तभी ट्रेन में बैठ कर खाना खा पाएंगे, स्वादिष्ट भोजन ले पाएंगे, अब वो बरेली में ही इस रेल कैफ़े में आकर वो सारा स्वादिष्ट भोजन यहाँ ले सकते हैं। कह रहे थे जो बदलाव है वो हर रूप से दिखाई दे रहा है। शहर में भी विकास हो रहा है और शहर के अन्य वातावरण में भी बदलाव आ रहा है। ये कैफेटेरिया इस बात को प्रदर्शित करता है कि बरेली में जो आएगा उसके लिए उसके मन के हिसाब से वस्तुएं भी मिलेंगी और लोग इसका लाभ भी उठा पाएंगे। तो वास्तव में मेरी शुभकामनाएं हैं। अयोध्या से राम भक्तों की बहुत ही सुंदर तस्वीर सामने आई। भगवान राम में अनोखी आस्था नजर आई और ऐसे में राम भक्त ईंट और पत्थरों से बना रहे थे महल। एक और राम मंदिर का निर्माण तेजी से लगातार जारी है तो दूसरी ओर ये तस्वीरें मन मोह लेने वाली हैं। श्रद्धालु जब भगवान राम लला का दर्शन पूजन करते हैं तो उनके मन में जिज्ञासा होती है कि उनकी आराध्य प्रभु श्री राम की प्रतिमा कैसे बनाई जा रही है, जिसको देखने के लिए वो अयोध्या के राम कारसेवकपुरम में जाते हैं और अपने आराध्य प्रभु श्री राम की प्रतिमा बनने वाली शिला का दर्शन पूजन करते हैं। शिला का दर्शन पूजन करने के बाद वो अपने लिए भी सपनों का महल बनाते हैं। देखिए तस्वीरें। देखिए, शिलाओं का आके लोग दर्शन करते हैं, कुछ लोग प्रणाम करते हैं, कुछ लोग फूल चढ़ाते हैं, कुछ लोग दान पाठ में धन भी डालते हैं। भावना है व्यक्ति की, वो भावना किस रूप में प्रकट करना चाहता है तो उसकी जो भी इच्छा होती है हम उसका स्वागत करते हैं। धर्मनगरी अयोध्या में भगवान राम लला का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य हो रहा है। मंदिर निर्माण कार्य अक्टूबर 2023 में पूरा कर लिया जाएगा। रोजाना लाखों की संख्या में भगवान राम लला का दर्शन करने के लिए श्रद्धालु अयोध्या आ रहे हैं। तो श्रद्धालु जब भगवान राम लला का दर्शन करते हैं, दर्शन करने के बाद उनके मन में एक जिज्ञासा होती है कि जो मंदिर के बनने के बाद भगवान राम लला की जो प्रतिमा स्थापित की जानी है वो किन पत्थरों से बनाई जाएगी। तो उन पत्थरों का दर्शन करने के लिए राम कारसेवकपुरम आते हैं। देखिए, ये वही पत्थर हैं जिन पत्थरों से भगवान राम लला की प्रतिमा बनाई जानी है। लेकिन इन पत्थरों का दर्शन करने के बाद श्रद्धालुओं के मन में एक सबसे बड़ी जो आस्था होती है कि मेरा भी सपनों का एक महल हो। जिस तरह से उनकी एक आस्था, देखिए किस तरह से अपनी आस्था वो प्रकट करते हैं। ईंट से, पत्थर से वो अपने सपनों का महल बना करके यहाँ जाते हैं। और आपने इससे पहले वैष्णो देवी में भी देखा होगा, चित्रकूट में देखा होगा, तमाम धार्मिक स्थलों पर आपने देखा होगा कि किस तरह से सपनों का महल ईंट और पत्थरों से जो श्रद्धालु हैं जब वो मंदिर पर जाते हैं तो बनाते हैं। देखिए इधर भी किस तरह से जो ईंट से बनाए हुए, पत्थरों से बनाए हुए सपनों के महल हैं, उनको देखिए कि किस तरह से लोगों ने अपनी अपनी अलग अलग तरह की आस्था प्रकट की है। ये आस्था अयोध्या के राम कारसेवकपुरम में देखी जा रही है, जहां पर भगवान राम लला की जिन पत्थरों से प्रतिमा बनाई जानी है, ये वही स्थान है जहां पर श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। राम लला का दर्शन पूजन करने के बाद राम कारसेवकपुरम आते हैं, जहां पर प्रतिमा बनाई जाने वाली जो शिला रखी है उसका दर्शन करते हैं। दर्शन करने के बाद अपने सपनों का मकान चाहते हैं और भगवान राम लला से यही आशीर्वाद और यही कामना करते हैं कि प्रभु मेरा भी सपनों का महल हो। यही जिज्ञासा लेकर के अब श्रद्धालु अयोध्या से अपने जब घर पहुंचते हैं तो उनके मन में एक जिज्ञासा होती कि हमने भी अपने सपनों का महल भगवान राम लला से आशीर्वाद के तौर पर मांगा है। और ये आस्था अयोध्या में अब पूरी तरह से उमड़ चुकी है। हर जगह पर आपको इसी तरह की आस्था दिखाई देगी। अयोध्या से एबीपी गंगा के लिए ऋषि गुप्ता। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।